रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो लेटेस्ट इत्तलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें कि मुकदमा भारत में दर्ज किया गया 10 मिनट के बाद पहलगाम इंसिडेंट का, और जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया, जिस तरह से उनकी फोर्सेस का रिस्पॉन्स था, इन तमाम चीज़ों को, छोटे बड़े नुकात को निकाल कर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और पाकिस्तान का ये नुकता है, और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, होता यह है कि इंडिया में जब भी कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, आप सिर्फ मुंबई अटैक्स को निकाल दें, लेकिन मुंबई अटैक्स के बारे में भी बाकायदा पाकिस्तान के अंदर ये बयानिया मौजूद था कि इंडिया का अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये दुनिया के सामने मजलूम बनने की एक कोशिश है, और वो अपने इंटरनल सियासी मामलात में पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए नफरत को हवा देते हैं, कत्ल गारदगी करवा देते हैं। किसी एक खास तबके को, किसी एक खास मजहबी ग्रुप को जो है वो निशाना बनाया जाता है, फिर उनके वोट हासिल किए जाते हैं, हम दर्जियां समेटी जाती हैं। तो ये एक तरीकाकार है। अब इससे पहले पाकिस्तान ने, जब पठानकोट का इंसिडेंट हुआ था, पुलवामा वाला इंसिडेंट, और इसके अलावा दीगर जो भारत में इंसिडेंट्स होते हैं, पाकिस्तान यही कहता है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और उसके बाद पाकिस्तान में कार्रवाई का बहाना ढूंढता है। जबकि भारत जो है उसकी भी एक पॉलिसी है। अजीत डोवल के आने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करते हैं। यानी पहले भारत पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दहशतगर्दी के हमले करवाता था, बंदे पकड़े भी गए। कुलभूषण यादव वाले पाकिस्तान की कैद में, सरबजीत सिंह आपको याद होगा, मनजीत सिंह आपको याद होगा, ये लोग खुद इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करवाए। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने एक नया नैरेटिव बनाया था कि घुस कर मारेंगे। भारतीय मीडिया और भारत के बहुत जाने माने लोग ये बात बार बार करते रहे कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे, और फिर उन्होंने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की भी है। खालिस्तान के साथ जुड़े हुए कुछ किरदारों को उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पाकिस्तान में मारा गया। कुछ ऐसे लोग जो भारत के अंदर या भारत के खिलाफ किसी एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस थे या भारत में तंजीमों को सपोर्ट या कंट्रोल कर रहे थे, भारत ने दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान में मारा गया, जबकि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के कत्ल हुए। मीडिया के अंदर ये खबरें छपी हैं कि पाकिस्तान में भारतीय एजेंसियों ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। अब 20 से ज्यादा बंदे बताए जाते हैं। अब वो जो भारतीय हैं वो बहुत खुश होते हैं, मीडिया बड़ा खुलकर कहता है कि जी हमने घुसकर मारा है और ये हमारी पॉलिसी है। पाकिस्तान जो है वो डिसोन कर रहा है। पाकिस्तान कहता है जी ये दहशतगर्दी का एक अटैक था, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। जबकि जो बड़े दहशतगर्द हमले पाकिस्तान के अंदर होते हैं, पाकिस्तान उन पर भी भारत को ब्लेम करता है। मगर भारत बड़े बड़े दहशतगर्दी के हमलों को ओन तो नहीं करता, लेकिन उन्हें ग्लोरीफाई करता है। मिसाल के तौर पर जो जाफर ट्रेन वाला हमला हुआ था, उसमें जब पाकिस्तानी अफवाज का नुकसान हुआ, उसको भारतीय मीडिया ने जो बताया और जो चीजें उन्होंने शेयर की, वो ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान के दुश्मनों का नैरेटिव है जो भारत फैला रहा है। गो कि पाकिस्तान की जो ISPR या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो खबरें दी, वो खबरें भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं थी, जिसकी तस्दीक जो है वो DG ISI ने की जब वो मिले ओवरसीज डॉक्टर्स से जो अमेरिका से आए थे। 3 डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर थी, 2 जेंट्स थे, 2 बिजनेसमैन थे। तो जब वो उन्हें मिले तो उन्होंने कहा जी जितने फौजी हमारे शहीद हुए हैं, हम तो असली तादाद भी नहीं बता सकते। तो ये बात तो ठीक है कि वहां पे नंबर्स छुपाए जाते हैं, लेकिन भारत बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन करता है पाकिस्तान के मुखालिफिन को लेकर, या रियासत मुखालिफ जितने भी लोग अपने एजेंडा चला रहे हैं उनको लेकर। अब ये मामला यहां चल रहा है। भारत ने बाकायदा जो सिंध ताश मुआहदे का जो मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा या तहरीरी जो उसका एक डॉक्यूमेंट है, वो पाकिस्तान भिजवा दिया है। और ये आप देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है इस वक्त कि भारत ने बाकायदा जो सिंध ताश मुआहदा है उसका हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने जा रहा हूं, और ये चीजें आपने बड़े गौर से देखनी, आपको ये सारा मामला समझ आ जाएगा। देखिए, जो सिंध ताश मुआहदा है ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई 8-9 साल लग गए थे जब वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। 1960 में यह मुकम्मल हुआ था। हमेशा के लिए तय पा गया था जब तक दोनों फरीक नहीं जाएंगे तब तक इसके अंदर तब्दीली नहीं होगी, इसको मुअत्तल नहीं किया जाएगा, और इस मुआहदे के तहत इंडिया को फलां 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 दरिया का पानी मिलेगा और बाकी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी जगह पे है कि सबसे ऊपर चीन है, तिब्बत का इलाका। यहाँ पे जिसको आप वाटर टैंक कहते हैं, पूरे रीजन का जो मेन वाटर सोर्स है इस पूरे रीजन का, वो तिब्बत है। तिब्बत के अंदर सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़ी ऊंची ऊंची झीलें हैं, वहां से बहुत सारे दरिया शुरू होते हैं। तो जो तिब्बत का इलाका है, वहां से वो चाइना जो है वो बुलंदी पे, उसके बाद भारत आ जाता है, कश्मीर आ जाता है। तो ये एरिया उसके नीचे है, और पाकिस्तान जो है वो सबसे डाउन साइड पे है। यानी अब वाटर फ्लो ऐसे है कि तिब्बत से इंडिया में दाखिल होगा, चाइना से इंडिया में दाखिल होगा पानी कुछ दरियाओं का, और वहां से ये पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। यहाँ जो सबसे बड़ा दरिया है इस रीजन का, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा दरिया, वो दरिया सिंध है। इसी तरह का एक दरिया जो है वो ब्रह्मपुत्र है। पाकिस्तान पूरे को जो दरिया सैराब करता है, जिस दरिया के ऊपर पूरे पाकिस्तान का इन्हिसार है, वो दरिया सिंध है। मैं आपको मैप दिखाता हूं अभी। जैसे बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र एक दरिया है, वो पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर से गुजरता है और बांग्लादेश को बड़े हद तक सैराब करता है। अब जरा ये कुछ मैप्स हैं, ये मैं आपको मैप दिखाता हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तानी दरिया आते कहां से हैं और एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले आप ये एक ब्राउन और व्हाइट कलर का मैप देखिए, इसमें नीले रंग से आपको दरिया नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखते हैं कि दरिया कहां कहां से गुजर रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला दरिया दरिया सिंध है। ये इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जो पूरा कश्मीर वाली साइड से आ रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को ये क्रॉस करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान के जो अपर एरिया है वहां चला जाता है, और फिर ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। इसके बाद आप नीचे आए तो दूसरी जो नीली लकीर है, ये दरिया झेलम है। ये अब आप देखें, ये भी वहां से आ रहा है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। इसके बाद नीचे दरिया चनाब है, ये भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से और कुछ जो इंडिया के सेटल्ड एरिया है वहां से आ रहा है। इसके बाद नीचे दरिया रावी है, और उसके नीचे दरिया ब्यास और दरिया सतलुज, ये भी पाकिस्तान में दाखिल होते थे। तो रावी, ब्यास और सतलुज तो हमने दे दिए थे इंडिया को पहले। अब हमने ये कहा था कि दरिया सिंध पे, दरिया झेलम पे और दरिया चनाब पे पाकिस्तान का हक होगा। ये सारे दरिया जो है वो अल्टीमेटली जाकर गिरते कहां पे, दरिया सिंध में गिरते हैं। लेकिन आपने मैप देख लिया, आपको ये आइडिया हो गया
कि पाकिस्तान में जितने दरियाओं का पानी आता है वो फ्लो ऐसे है कि पानी हमेशा नीचे वाली साइड पे जाता है। तो पाकिस्तान नीचे वाली साइड पे, भारत ऊपर वाली साइड पे, लिहाजा ये पानी ऐसे फ्लो के साथ नीचे आ जाता है। ये एक और तस्वीर आप देखिए, यहां से आपको मजीद समझ आएगी। ये नीले रंग का और ग्रे कलर का एक नक्शा है, इसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आपको नजर आ रहे हैं। अब आप गौर से देखें तो दरियाए सतलुज जो है वो भी चाइना से कहीं से ऊपर से शुरू होता है, फिर कश्मीर और इंडिया के एरिया को टच करता हुआ ये दाखिल हो जाता है आगे पाकिस्तान में। दरिया ब्यास जो है वो यहां से शुरू होता है, और दूसरा एक दरिया जो चाइना से टच करके वहां से निकलता है तिब्बत के इलाके से, वो इंडस है। जो इंडस है, दरिया सिंध भी इसको कहते हैं। इसके दो बड़े सोर्स हैं जहां से ये आगाज होता है इसका। नंबर एक जो इसका बड़ा सोर्स है इंडस का, वो चाइना है, तिब्बत का इलाका, और ये एक ग्लेशियर है जिसको बुखारचू ग्लेशियर कहते हैं। तो यहां से इसका आगाज होता है। दूसरा एक और सियाचिन ग्लेशियर है जहां से ये दरिया सिंध निकलता है और फिर ये एक दरिया की सूरत में आगे बढ़ता है। अब आप अगर इसकी तस्वीर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे दरिया आगे जाकर दरिया सिंध में गिरते हैं। अब आपको एक मेन पिक्चर में दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर के अंदर सारी कहानी है। इसको आप देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि दरिया सिंध की पाकिस्तान में क्या अहमियत है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर देखिए आप। दरिया स्वात कहां आगे गिरता है? दरिया सिंध में। ये डार्क ब्लू जो है ये दरिया सिंध। आपको दो ग्लेशियर भी नजर आ रहे हैं जहां से ये पानी पिघलता है और जहां से इनका आगाज होता है। और फिर उसके बाद आप देखते चले जाएं, दरिया श्योक वो भी इधर ही आ रहा है, दरिया सुरू इधर आ रहा है, और ब्यास, सतलुज, चनाब, जेलम, दरिया स्वां, और इसके बाद जो दरिया स्वात है, दरिया कुनहार है, दरिया काबुल है, और कुरम है, टूची है, गोमल है, जोब है। ये सारे दरिया अल्टीमेटली आकर दरिया सिंध में गिरते हैं। तो दरिया सिंध एक ऐसी वादी में से गुजरता हुआ चला जाता है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। पूरा पाकिस्तान ऐसा लगता है जैसे एक वादी की तरह है, बहुत बड़ी वादी, इसके बीच में से दरिया सिंध गुजरता है। और यही है पाकिस्तानियों की फूड बास्केट। यहां पे ही पूरी दुनिया का अगर टैंकी कहा जाए, पूरी दुनिया का वाटर टैंक कहा जाए, तो वो आप जैसे कि कहते हैं तिब्बत को, ऐसे ही पाकिस्तान का जो फूड बास्केट है वो दरिया सिंध के किनारे है। अब दरिया सिंध पे भी भारत पानी रोकने की कोशिश कर सकता है। कितना पानी वो रोक सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वहां पे भी डैम बन जाए। अब अगर इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया और भारत बहुत तेजी से अपने डैम्स के ऊपर काम शुरू करता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल में वो अपने डैम्स बनाता है, तो वो पाकिस्तान के पानी को बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान में पहले ही मंगला में और तरबेला में पानी डेड लेवल पे है, और फ्लड्स आ जाते हैं या तो पाकिस्तान में वैसे ही तबाही हो जाती है, और अगर फ्लड्स नहीं आते तो हम पानी की किल्लत का, कमी का शिकार ऑलरेडी रहते हैं। अब अगर गौर करें कि दरिया रावी, सतलुज और ब्यास जो आकर दरिया सिंध में गिरते थे, इसी तरह झेलम और चनाब का पानी भी कम किया गया, वो भी आकर दरिया सिंध में गिरते थे। तो दरिया सिंध का जो नुकसान हो रहा है वो जो नीचे सिंध के रहने वाले लोग हैं, सूबा सिंध के, उनका पानी लगातार कम होता चला जा रहा है। इस वजह से वो शोर मचाते हैं कि हमारा पानी कम ना किया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान का पानी भारत बंद करेगा तो चाइना भी भारत का पानी ऊपर टॉप से बंद कर देगा, तिब्बत से। देखिए, चाइना ने पानी का रुख मोड़ने की 2-3 दफा कोशिश की है, लेकिन चाइना के और भारत के भी कुछ मुआहदे हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना ने अपनी जरूरत के मुताबिक जबरदस्त तरीके से अपने डैम और अपना पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और वो फर्दर चीजों पर काम कर रहा है। चाइना किसी भी चीज में लड़ाई नहीं करना चाहता। पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला लड़ाई की तरफ जाएगा, लेकिन चाइना बड़ा समझदार है। चाइना की इंडिया के साथ जो म्यूचुअल ट्रेडिंग है ना, यानी जो आपसी उनकी तजारत है, वो एक साल में कुछ $125 अरब से भी ज्यादा है। यानी $100 अरब से ज्यादा तो चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। क्या इतनी बड़ी 140 करोड़ लोगों की मार्केट, जहां पे चाइना का ये ख्वाब है कि वो 200 से 300 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट्स आने वाले वक्त में करेगा, तो क्या चाइना उसके साथ मामला अपने सद तक बिगाड़ देगा सिर्फ पाकिस्तान के लिए? तो मुझे नहीं लगता कि बिगाड़ेगा। आप देखिए ना, सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वो भारत का ब्रादर इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन भारत को जैसा वेलकम उन्होंने दिया वो पाकिस्तान को नहीं देते। यूएई के अंदर नरेंद्र मोदी चले जाएं तो हालात कुछ और होते हैं, उनकी पूरी गवर्नमेंट बिछ जाती है उनके सामने। और अगर आसिफ अली जरदारी चले जाएं तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि जरदारी साहब दुबई आए हुए हैं या पाकिस्तान में, उनकी औलाद दुबई में या पाकिस्तान में, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत फर्क है। इंडियन को वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं, हालांकि ब्रादर इस्लामी ममालिक है वो भी प्रायोरिटी देते हैं इंडिया को, तो वो क्यों नहीं देंगे? चाइना के लोग जो ब्रादर इस्लामी मुल्क भी नहीं है, उनका तो पाकिस्तान के साथ एक मफाद है ना एक तरह का, वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पाकिस्तान के रस्तों से तजारत करना चाहते हैं, उनके पास और भी बहुत सारे रस्ते हैं, और इंडिया के साथ पाकिस्तान के लिए शायद नहीं बिगाड़ेंगे। तो ये मैप्स देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कायदे-ए-आज़म ने क्यों कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। शारक जो है कायदे-ए-आज़म की, अब आप यहां से उनकी जहानत का अंदाजा लगाएं और उस वक्त कायदे-ए-आज़म की समझ का आप अंदाजा लगाएं। और ये बात है 1947 उस दौर की जब पाकिस्तान बना था। तो कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। क्यों कहा था पता आपको? शारक से आपको सप्लाई होती है, जो मेन सप्लाई आपकी ब्लड की होती है वो शारक से होती है, जो मेन बड़ी वेन होती है, वहां से फिर पूरी सप्लाई जाती है दिमाग को, आपकी पूरे सिस्टम को, आपकी जो है पूरी शरियानों के अंदर, और फिर आपकी वरीदों के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, हर तरफ आपका ब्लड जाता है। आपका जो जिस्म है वो मैसेज मौसूल करता है और आपका जिस्म जो है वो काम करता है। तो एक जिस्म के लिए जितना शारक जरूरत है उतना ही पाकिस्तान के लिए कश्मीर की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का वाटर टैंक जो है वो कश्मीर में। तो जो एक जिस्म के अंदर शारक की अहमियत है, उसे आप काटे तो जिस्म नकारा होता है, ऐसे ही अगर आप कश्मीर को पाकिस्तान से काटेंगे तो पाकिस्तान के लिए ये मसाइल आने थे जो अब आ रहे हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में है। तो जब वो इंडिया के कंट्रोल में है तो वो वहां पे पानी को भी कंट्रोल कर सकता है। माजी में उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब वो अपने आप को इतना ताकतवर और इतना मजबूत समझते हैं इस वक्त, और उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका है। वैसे भी पाकिस्तान में इंटरनल जो हालात है उसकी वजह से फौज और अवाम के बीच में दूरियां पैदा हो चुकी हैं, तो इसका फायदा उठा के इंडिया ये चाहता है कि अब वो काम कर ले जो वो माजी में नहीं कर पाया। लेकिन क्या इंडिया कर पाएगा? पाकिस्तान की फौज के पास लड़ाई और हमले के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा।
याद रखिएगा, पानी रोक लेना हमला ही है। आपको हमला आप करना पड़ेगा जवाबी। इंडिया ने हमला कर दिया है, अगर वो पानी रोकता चला गया तो फिर आपको जवाबी हमला करके पानी को खोलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क, कोई इदारा, कोई आलमी तंजीम आपके लिए वो नलका नहीं खोलेगी जिसको इंडिया बंद कर देगा। और ये वो नलके की तरह नहीं है, ये सालों लग जाएंगे इंडिया को एक्टिविटी करने में। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ही अजीबोगरीब काम कर दिया, जैसा कि वो करते रहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के 29वें यौम तासीस के हवाले से एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था, बताया था बल्कि, और वो अब उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स को 29वें यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 29 साल पहले हमने इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के बुनियादी उसूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक अपने मंशूर पर कायम है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो न सिर्फ आईनी उसूलों, अदलिया की आज़ादी और इदारों की खुदमुख्तारी की अलमबरदार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन, नैब, पुलिस समेत तमाम रियासती इदारों को किसी भी किस्म के असर रसूख से पाक देखना चाहती है। हम ये यकीन रखते हैं कि मुल्क में तमाम रियासती स्कूलों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मकबूल सियासी जमात है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने हमारे खिलाफ होने वाले बदतरीन फसादियत, सियासी कैदोबंद और इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी के बावजूद हमें 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से कामयाब करके ये साबित कर दिया कि असल ताकत अवाम है और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। ये एक तारीखी हकीकत है कि माजी की मकबूल सियासी जमात अवामी लीग को भी एक साल भरपूर इंतखाबी मुहिम के बाद कामयाबी नसीब हुई थी, जबकि तहरीक इंसाफ को तो इंतखाबी निशान तक से महरूम किया गया। इसके बावजूद अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में तारीखी फैसला सुनाकर हर साजिश को मरिया मेट कर दिया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वफाक की अलामत है। आज ये पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है जिसे चारों सूबों की आवाम की हिमायत हासिल है। मैं वादे करना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, दरहकीकत एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ असली अवामी मैंडेट और अवामी हमायत के साथ आने वाली हुकूमत ही मुल्क को दरपेश संगीन बहरानों से निकाल सकती है। ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त तहरीक इंसाफ की जरूरत है कि वो इन बहरानों से इस वक्त मुल्क को निकाल सकती है। दीगर जमातों के बाद मैंडेट ही नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे। तो मैं अपने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करता हूं जो मुल्क में जमहूरियत, आइन और इंसाफ की बहाली के लिए हर महाज पर हमारा साथ दे रहे हैं। आप कौम का फख्र है। नौजवानों का इमरान खान साहब ने कहा, बाकी लोगों का कहा। तो ये एक लंबा ट्वीट था, लेकिन इसके कुछ हिस्से मैंने आपको सुना दिए। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक अजीबोगरीब काम किया, वोंगी मारी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा साहब से सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि जो भारत में अटैक हुआ है मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से उन्होंने पूछा कि आप तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की एक तवील तारीख है दहशतगर्द तंजीमों की हमायत करना, उनकी तरबियत करना, उनकी माली मदद करना। अब इसका जवाब दिया जा सकता था कि दहशतगर्दी से तो हम सबसे ज्यादा खुद मुतासिर है। हमें तो इमरान खान साहब जैसे जवाब देते थे इन मामलों का। हम क्यों तरबियत करेंगे दहशतगर्दों की? हम क्यों पैसा देंगे दहशतगर्दों को कि जाके मारो किसी को? हम क्यों दहशतगर्दों का जो है वो उनकी हमायत करेंगे? यही तो वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ, कई दहाइयों से कर रहा है। और पाकिस्तान ये कहता चला जा रहा है कि यार हम इंटरनेशनल पॉलिसी की वजह से खुद दहशतगर्दों से मार खाए हुए हैं, हम दहशतगर्द बना के तैयार करके दुनिया में दहशतगर्दी नहीं करवा रहे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उल्टा ही काम कर दिया। ये वजीर दफा है पाकिस्तान के माशाल्लाह से, इनको लाकर मुसल्लत किया गया इस मुल्क में, ये तोहफा लाके लगाया गया। लसोनो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी हम ये गंदा काम अमेरिका और मगरिब के लिए 3 दहाइयों से कर रहे हैं। क्या ऐसी सूरत में इस तरह का जवाब देना लाजमी था? ये वो कह रहे हम भी भुगते हैं जनाब, हम भी फंसे हुए, और हमने अमेरिका के लिए और मगरबी ममालिक के लिए, खुसूसन बरतानिया के लिए भी हमने ये काम किया और 3 दहाइयों से किया है। ये नहीं बताते कि जनाब हम आपके साथ एक कोलिशन के अंदर थे, अफगान वार हुई, वहां पे एक बड़ी जंग लगी, हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हुए, जब 9/11 हुआ हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हुए और हम दहशतगर्दी में फंस गए, दुनिया ने हमें फंसा दिया इसके अंदर। हमने कभी तरबियत नहीं की, हमने कभी ट्रेनिंग नहीं की, हमें कभी कोई दहशतगर्दी के लिए कोई किसी को ट्रेन करता है? जी वो ट्रेन हो रहा है, बता रहे तुम दहशतगर्द हो, तुम्हें जाके दहशतगर्दी करनी, ऐसे तो नहीं होता। पाकिस्तान की रियासत ने जब तालिबान की एक पॉलिसी थी कि ये जहाद कर रहे हैं, तो उस वक्त भी उनको दहशतगर्दी के लिए नहीं उकसाया था, तब भी उन्हें ये कहा था कि आपको सपोर्ट करेंगे, आप जाके जहाद करें। तो अब जो है वो अब तो ये आप ये कहेंगे कल को जनाब जो कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो भी दहशतगर्द है सारे। जो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो लोग अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? इस तरह तो ख्वाजा आसिफ वो भी दहशतगर्द है, हमने बनाए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अजीबोगरीब पंगी मारी है। ये आर्मी सतह पे पाकिस्तान का दिफा क्या करेंगे? ये वजीर दिफा आर्मी सतह पे पाकिस्तान का दिफा करेंगे। ये रेहाना ढा से अपनी सीट का दिफा तो कर नहीं पाए, वहां पता नहीं किसकी मिन्नतें तरदे करके कैसे कर करा के इन्होंने एक दिन सनाउल्लाह मस्ती खेलने पड़े, गंदे से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, पता नहीं क्या कुछ करके जी अपनी सीट जीत कर आए और बदकिस्मती से आज ये पाकिस्तान के वजीर दिफा है। नाज़रीन, कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किस्मत खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। आर्मी बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट आई है, ये आर्मी बैंक की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अब छप चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो माली साल चल रहा है जो जून में खत्म हो जाएगा, इसके इख्तिताम तक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 42.4% तक पहुंचने का खदशा है। अंदाजा करें आप, यानी जून तक मजीद 19 लाख अफराद खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि देही इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं। आलमी बैंक के पास जो हुकूमत है वो ये कहती है पाकिस्तान की 25.4% हमारी गुर्बत की शरह है, और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि इस वक्त 42.4% पाकिस्तान की जो गुर्बत की शरह है वो हो चुकी है। अब ये आलमी इदारों के आदाद शुमार है और वो अपने तरीके से करते हैं, साइंटिफिक बुनियादों पे। पाकिस्तान में जो कह देते हैं वो कह देते हैं जनाब इतनी कर लो, इतनी कर लो, एनी रख लो, एनी कर लो, ऐसे चलता है। लेकिन ये अलार्मिंग है। एक तरफ हुकूमत कहती है हम हालात ठीक कर रहे हैं, तरक्की करने जा रहे हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर क्या आगे बढ़ रहा है। अभी एक नया डॉक्यूमेंट आया, मैं अगले वीडियो में आपको शो करूंगा वो डॉक्यूमेंट, वो जो हमारी 3 वाली टीम है उन्होंने उसको खास तौर पर आपके सामने रखा पब्लिक के। अब सिंध में भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए गेम पड़ना शुरू हो गई है।
लेकिन इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।